Hello, my dear students. It's me, your Inamul sir. ओके सो लॉस ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे। सो लॉस ऑफ मोशन में हमने पहले पढ़ा था कि इनर्शिया के बारे में, उसके बाद हमने मोमेंटम पढ़ा लास्ट क्लास में, और मोमेंटम का छोटा सा एक पोर्शन रह गया, वो मैं एक अलग सा छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। बट टुडे विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NLM, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन के बारे में सब लोगों ने सुना है। ओके, सो दैट ऑलरेडी यू हैव स्टडी इन क्लास 9, बट अभी हम थोड़ा बड़ा हो गए हैं। ओके, यू आर नाउ मेच्योर्ड। नाउ हम इसको थोड़ा मेच्योर्ड होके पढ़ेंगे। ओके, कैसे पढ़ेंगे धीरे धीरे देखेंगे। ओके, नाउ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक सिचुएशन देख लेते हैं। ओके, देखो फॉर एग्जांपल आपके घर में तो टेबल है ना। ओके, सोचो ये आपका घर का एक टेबल है, और मैं बोल रहा हूं कि ये टेबल को आप ये पोजीशन सोचो A है और ये पोजीशन सोचो B है, और आप यहां पर खड़ा हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम एक काम करो, ये टेबल को यहां से यहां तक ले जाओ। क्या करोगे? सर के बात तो सुनना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? चलो इसको ना ऐसे आप क्या करोगे? धक्का दोगे। यस और नॉट? अब इसको ऐसे धक्का देके यहां पर ले आओगे। यस और नॉट? सो यू विल, आप जो धक्का दे रहे हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पुश करना। ओके, धक्का देने का इंग्लिश में बोलते बिकॉज मीन्स you push the table to shift from this position to this position. Yes or not? ओके, ये हो गया। नाउ मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये टेबल तो अभी यहां पर है क्या? नहीं है, टेबल अभी यहां पर नहीं है। नाउ मैं बोल रहा हूं कि अभी ये टेबल को फिर से यहां पर ले आओ। ओके, ना अभी आप क्या करोगे? इसको ऐसे, अभी आप इसको ऐसे खींचोगे, खींच के फिर इसे यहां पर ले आओगे। यस और नॉट? अभी ये खींच रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? पुल। आपने पहले पुश करके यहां से यहां तक ले गए थे, अभी इसको पुल करके यहां पर ले आ रहे हो। ये जो पुश और पुल कर रहे हो, जिसके लिए ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। यस और नॉट? ये मोशन में, अपना मोशन में चल रहा है, दैट इज मोशन में है। सो द फैक्टर, यहां पर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए ये बॉडी यहां से वहां पर गए, वहां से यहां तक है? दैट इज पुलिंग और पुशिंग। ये पुलिंग और पुशिंग फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं फोर्स। दैट यू हैव ऑलरेडी नो। फोर्स के बारे में आपने डेली लाइफ में भी यूज करते हो और बहुत बार सुना है। ओके, सो पुलिंग और पुशिंग इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, फिजिक्स में हम उसको फोर्स बोलते हैं। ओके, नाउ ये एक सिचुएशन हो गया कि तुम बोलोगे सर अगर फोर्स देंगे तो कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, मोशन में रहता है। ओके, नहीं देंगे तो ये अपना पोजीशन में ही रहेगा। दैट्स ऑल, कॉमन सेंस ही बोलता है। हमें पता है कि आपके घर में अगर टेबल रहता है, অসমীয়াত কৈ আছো বুজিবলৈ ভালকে, যে তোমাৰ ঘৰত যদি এটা সৰু টেবুল থাকে আৰু সেই টেবুলটোত যদি তুমি ধাক্কা নিদিয়া, বস্তুটো কিন্তু নিজৰ স্থান পৰিৱৰ্তন নকৰে। যদি তুমি দিয়া তেতিয়াহে কৰিব। আইদা তুমি এইটো ধাক্কা দিবা, নহলে তুমি এইটো টানিবা, আৰু সেইটোকে বল বুলি কোৱা হয়। ओके, नाउ এইটো এটা সিচুয়েশন গুছি গল। नेक्स्ट और एक सिचुएशन हम देखेंगे। सोचो, देखो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, एक गाड़ी है। इस गाड़ी के ऊपर सोचिए बड़ा सा एक पत्थर गिर रहा है। ये यहां पर गिर रहा है, बड़ा सा पत्थर, छोटा वाला पत्थर नहीं है। ओके, बड़ा सा पत्थर गिर, तो अभी गाड़ी इसके ऊपर पड़ने के बाद क्या गाड़ी का ये शेप ऐसा रहेगा? नहीं, ये क्या करेगा देखना, आफ्टर रिलीजिंग द रॉक ये गाड़ी सोचिए ऐसे अपना शेप चेंज कर लेगा, ये पूरा टूट जाएगा दिस पोर्शन। यस और नॉट? सो देखो ये भी एक फोर्स जैसा ऊपर से आके
फोर्स नीचे आके आने के बाद देखो यहाँ पर जो लगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, लगने के बाद देखो इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। शेप और साइज को हम एक साथ बोल सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो चेंज हो गया। यस और नॉट? सो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लगाने से बॉडी अपना पोजीशन भी चेंज कर सकता है या उसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका यहाँ पर अगर ऐसे फोर्स दूंगा तो ये देखो कैसा हो जाए, कंप्रेशन हो जाता है। यस और नॉट? অসমীয়াত কয় সংকুচিত হৈ যায়, বুঝছে নাই? गति फोर्स देने के बाद कोई बॉडी मोशन में रह सकता है, एक तो बात हो गया कि पोजीशन चेंज करेगा, और एक अपना कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकता है। यस और नॉट? नाउ अभी बोलोगे सर ये जरूरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल सोचो ये एक वॉल है, ये वॉल को मैं बहुत ऐसा फोर्स दे रहा हूं, बहुत फोर्स दे रहा हूं, ऐसे पूरा फोर्स दे रहा हूं, क्या ये वॉल मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बट सर आपने बोला था कि फोर्स देने के बाद ये मूव करता है। ये कंडीशन भी हम पढ़ेंगे कि ये वॉल क्यों नहीं मूव कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, ये न्यूटन्स बताएगा क्यों नहीं कर रहा है। और बॉडी को सोचो कि हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी का अगर धक्का देते हैं तो ये पोजीशन चेंज करता है, ये जो होता है ये बात नहीं न्यूटन ने बोल दिया। ओके, और सो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, मोशन के हम जो लॉस पढ़ेंगे वो दैट्स आर द नेचुरल लॉ। नेचुरल मतलब आपके चारों तरफ वो एग्जिस्ट ऑलरेडी है, आप देखते हो, बट आपने किसी ने उसको मतलब ऐसे उठा के बात नहीं किया था, बट किसने किया था? न्यूटन्स ने बात किया था। दैट्स व्हाई ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, तो फोर्स का थोड़ा थोड़ा तो आइडिया मिल गया, और भी हम बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो फोर्स का थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लो आप लोग, फोर्स लिख लेते, देखो फोर्स क्या लिखोगे आप लोग? लिखो the factor which is responsible for causing, pulling or pushing of a body to change its position or state or its configuration is called force. যার কারণে কোনো একটা বস্তুই নিজের স্থান বা নিজের অবস্থান या নিজের কনফিগারেশন আইদার শেপ অর সাইজ চেঞ্জ করে তাক কি কোৱা হয়? ফোর্স বুলি কোৱা হয়। একদম সহজ ভাষাত, বুজিছা নাই? সো ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন লিখি লোৱা, পজ কৰা আৰু লিখি লোৱা। নাও এই ফোর্সক, now this force can be categorized into four forces. फोर्स वो सभी फोर्स है, बट एक अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो आटा होता है, आटा से क्या बनता है? रोटी बनता है। आटा से बिस्कुट भी बना सकते हो, बिस्कुट नहीं होता है, वो मैदा से होता है। अलग अलग कुछ बना सकते हैं हम। तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल क्या होता है? आटा ही होता है। सिमिलरली फोर्स का अलग अलग फॉर्म हम पढ़ेंगे, आप लोग लिख लो, फोर्स का हम पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्म। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज न्यूटोनियन फोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन, অসমীয়াত ইয়াক ঘর্ষণ বুলি কোৱা হয়। थर्ड हम पढ़ेंगे टेंशन, অসমীয়াত ইয়াক টান বুলি কোৱা হয়। टेंशन वो टेंशन नहीं है जो हमारा टेंशन लगता है, अरे यार कॉलेज कब खुलेगा, ऐसा ना, बहुत सारे लोग टेंशन में, अरे यार कॉलेज नहीं क्यों खुल रहा है, कॉलेज खुल नहीं रहा है ना, आप लोगों के साथ बुरा हो रहा है ना, हो रहा है, क्या करोगे? बुरा नहीं है, बी पॉजिटिव। अच्छा ही तो जो होता है
अच्छे के लिए होता है। देखना न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये बात हम प्रूफ करेंगे। ओके, सी। और थर्ड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चारों फोर्स आप लोग लिख लो, जब डिस्कस करेंगे तो बोलूंगा कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा टेंशन है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, सो राइट दिस। now we'll start न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट लॉ न्यूटन ने क्या बोला है? ओके, सो न्यूटन ने क्या, लाइट चला गया था, अरे यार बहुत वीडियो बना लिया तो यहां से। ओके, सो नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ते, मतलब न्यूटन ने पहला लॉ में क्या बोला? फर्स्ट लॉ, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहले आप लोग स्टेट में लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। ओके, यू राइट ए बॉडी विल रिमेन रेस्ट, a body will remain rest until, ओके, somehow यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मतलब लैंग्वेज में देखो, if a body at rest, it will remain at rest until we apply any external net force. Okay, if a body at rest, it will remain at rest until we apply any external force. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये लिख लो। ओके, सो इसको अभी समझेंगे हम। मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया, ओके, इसलिए क्या करो, अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, सोचो फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, कोई एक ब्लॉक है, सोचो ये आपका एक बुक है, कुछ भी है, कोई सोचो ये एक डस्टरी है, यहाँ पर। ओके, सो ये बॉडी क्या लगता है कि इसके ऊपर ये खड़ा हुआ है। ओके, इसका कुछ वेलोसिटी नहीं है, इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब ये खड़ा हुआ है एट रेस्ट, नाउ एट रेस्ट। तो न्यूटन ने क्या बोला है कि ये रेस्ट में ही रहेगा, मतलब অসমীয়াত যদি কম হয় যে ই স্থিर থাকিব। कब तक रहेगा, केतियाলৈকে থাকিব? जब तक तुम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे। যেতিয়া তুমি বাহিৰৰ পৰা এটা কিবা फोर्स দিবা, তেতিয়া বস্তু গতি কৰা আৰম্ভ কৰিব। ओके, जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, तब तक ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। दैट इज एफ नेट इक्वल टू 0, यही बोला है। नाउ ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। और एक सिचुएशन, और भी एक न्यूटन्स लॉ का फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया। फॉर एग्जांपल सोचो अभी इस बॉडी को अभी कोई इधर से धक्का दे रहा है। द फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इस तरफ दे रहा है, इक्वल टू सोचो 10 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मतलब न्यूटन ने खुद का नाम के ऊपर ही अपना यूनिट रख दिया। ओके, फोर्स का, क्योंकि उसने दिया, मतलब जो देगा उससे वही तो नाम लेगा ना। और सोचो और एक आदमी यहां से भी धक्का दे रहा है, दैट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, सोचो ये भी कितना है, 10 न्यूटन है। मतलब इधर से भी ये आदमी भी 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है, और इधर से भी ये आदमी 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है। ओके,
नाउ 10 न्यूटन। इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स क्या होगा? सोचो नेट फोर्स कितना होगा? सोचो ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, बट F1 इक्वल टू F2 है। नाउ F1 प्लस, देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज इट शुड ओबे जियोमेट्रिकल लॉस। जियोमेट्रिकल लॉस क्या होता है? जो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ होता है, बट बेसिकली वेक्टर की जब बात करेंगे तो दिमाग में पहले हमारा डायरेक्शन आता है। सो फोर्स का डायरेक्शन है, देखो इसके लिए ये ऑपोजिट है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा कि एक वेक्टर अगर इधर आता है F1 और ये सोचिए एक वेक्टर इधर आता है F2, तो इन दोनों का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नॉट? इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। यहां पर देखो ये और ये क्या है? ऑपोजिट है। सो इन दोनों का भी क्या होगा? ये ऑपोजिट होगा, माइनस F2। सो ये कितना होगा? 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब F नेट कितना हो रहा है? 0। मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर फोर्स आप दोनों तरफ से अगर सेम दे रहे हो, दैट टाइम ऑल्सो द नेट फोर्स विल बी 0। अगर नेट फोर्स 0 रहता है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो। कोई भी चीज देखो, सोचो मैं यहां पर खड़ा हूं, एक आदमी इधर से मुझे धक्का दे रहा और इधर से भी धक्का, दोनों मतलब इक्वली दे रहा है, तो मैं क्या अपना पोजीशन हिलूंगा क्या? इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, मतलब मैं ऐसे ही रहूंगा, आई विल बी एट दैट पोजीशन। बट एक आदमी अगर इधर से धक्का दे तो मैं आई विल शिफ्ट और नॉट, और इस तरफ से शिफ्ट होऊंगा या नहीं? वो नहीं होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोला है कि अगर आपका नेट फोर्स 0 होता है, दैट टाइम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज होल्ड। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे करता है। सो एट दैट सिचुएशन ऑल्सो यू सी नेट फोर्स इज 0। सो देयरफॉर आप लोग देख लो, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है कि सम ऑफ नेट फोर्स शुड इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 1 to n। अभी सर मत पूछो कि सर ये समेशन क्या होता है। ओके, क्योंकि पूछ सकते हो बट अभी ये डिफाइन कर नहीं पाऊंगा। बट समेशन मींस समहाउ ये जो लोगों का एडवांस था वो लोगों को मिला है। ओके, बट अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, समेशन मतलब ऐड करना होता है। ओके, और कभी मैं डिस्कस कर लूंगा उसको। सो ये लिख लो। न्यूटन्स लॉ का सेकेंड पार्ट भी एक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकेंड पार्ट क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकेंड पार्ट, इसमें बोला है, लिखो आप लोग कि इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन then it will remains in uniform motion until we apply any external नेट फोर्स। अभी इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन यू नो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है कि इफ ए बॉडी covers equal distance in equal interval of time in same direction, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, that time the body in uniform velocity। okay, so তোমালোকে পাইছা অসমীয়া মিডিয়ামত কৈ দিও সুষম বেগ, তোমাৰ ক্লাছ 9 ত পাইছা সুষম বেগ, সমান সমান দূৰত্বৰ ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম যদি কৰে কোনোবা এটা বস্তুৱে আৰু একে দিশত যদি কৰে তাক কি কোৱা হয়? সুষম বেগ বুলি কোৱা হয়। বুজিছা নাই? সো এইটো লিখি লোৱা। এইটো কথাক আমি আৰু অলপ ডিসকাস কৰিম নিউটন সেকেন্ড ল পঢ়ি।
तुम्हारा जस्ट खाली या तो तुम्हार नेट फोर्स 0 है বুঝছা না লিখি লোৱা here also F net force is equal to 1 to n is 0 net force 0 হয় সো এইখিনি বস্তু তুমি মনত ৰাখিব পাৰিবা যে তোমাৰ কিমান হয় ওকে নাও ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এটো লিখি লোৱা ওকে নাও ধৰা এজন মানুহ থিয় হৈ আছে কোনো এটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা ধৰা এটা বস্তু এনেকৈ থিয় হৈ আছে ओके अब इस बॉडी का क्या है मास है ओके नाउ आप लोगों को पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी बॉडी अगर अर्थ के इन्फ्लुएंस से अगर चलता है दैट टाइम क्या होता है जो एक्सीलरेशन लगता है अर्थ के वजह से सेंटर के वजह से दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी लोगों को पता है कि हमारे नीचे की तरफ एक फोर्स खींच रहा है नीचे की तरफ एक फोर्स खींच रहा है सोचिए एक आदमी नीचे की तरफ ऐसे फोर्स खींच रहा है और दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी दैट इज एम जी इसके बारे में और भी बात करेंगे हम बट पहले तो थोड़ा सोच लो कि ये एम जी अभी नीचे की तरफ और खींच रहा है क्या हम नीचे जा रहे हैं ऐसे मतलब तुम्हें कोई नीचे मतलब खींच करके ले जा रहा है क्या नहीं ले जा रहे आप बैलेंस में हो तो हमेशा याद रखना कि आपको जब एम जी खींचता है तो उसके साथ साथ ऊपर क्या करता है एक नॉर्मल फोर्स लगता है दैट विल बी मैं वो भी लिखने का भूल गया वहां पर जो फोर्स का कैटेगरी लिखा ना वहां पर एक नॉर्मल फोर्स का एक बात होगा ओके वो लिख लेना थोड़ा लिख दूंगा तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या ये बॉडी रेस्ट में है यस रेस्ट में है रेस्ट में होगा तो क्या होगा एफ नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा ओके नाउ देखो यहां पर दो फोर्स है एक है नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है ग्रेविटी mg लग रहा है सो n प्लस देखो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है नीचे की तरफ mg लग रहा है दे आर एंटी पैरेलल इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री सो ये क्या होगा माइनस mg इक्वल टू 0 सो n इक्वल टू क्या होगा n माइनस mg इक्वल टू 0 सो n इक्वल टू क्या होगा mg so that is the application of Newton's first law अगर बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये भी लिख लो ओके ऐसा बहुत सारा हम न्यूमेरिकल करेंगे कोई बॉडी अगर ऊपर से ऐसे गिर रहा है तो मतलब ऐसे प्लेन में गिर रहा है तो क्या होगा सोचिए ऐसा बॉडी गिर रहा है एक पुली कैसे काम करता है बहुत सारी चीज करेंगे हम न्यूमेरिकल धीरे धीरे बट ये होता है एग्जाम्पल ओके नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ ओके न्यूटन सेकेंड लॉ के सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक बड़ा से मतलब बहुत फेमस एक्सप्रेशन याद आता है दैट इज एफ इक्वल टू एम ए ज्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ का शायद ये फॉर्मूला है बट ये नहीं है ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक फॉर्म है एक चेहरा है बट ओरिजिनल ये नहीं है जैसे मतलब क्या होता है एक आदमी का बहुत सारा चेहरा होता है ओके एक अंदर का बाहर का एक मतलब अलग अलग मतलब आप जब आपके पापा के सामने हो पेरेंट्स के सामने हो अलग चेहरा होता है टीचर के सामने अलग होता है तो आदमी तो आप सेम ही हो ना तो सिमिलरली न्यूटन लॉ का भी एक फॉर्म है अलग फॉर्म है बट न्यूटन सेकेंड लॉ का डेफिनेशन और लॉ कुछ अलग है ये नहीं है ये आप लोग मतलब ये गलत फहमी एक सबको लोग ये न्यूटन सेकेंड लॉ शायद है बट नहीं है ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक फॉर्म होता है ओके नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक टॉपिक बोलता हूं मतलब एक सोचो फॉर एग्जांपल एक बॉडी है सोचो इसका मास m है ये बॉडी अपना एक वेलोसिटी से जा रहा है u मतलब ये एक कोई इनिशियल वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रहा है मूव करने के बाद सोचो यहां पर आ गया आफ्टर t टाइम सोचो ये टाइम कितना है यहां पर आने में t टाइम लगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड टी में भी 1 2 3 4 1 आवर 2 डे 3 डे कुछ भी हो सकता है पर टी टाइम पर ओके टी सेकेंड पे यहाँ पर मास तो सेम ही है बॉडी का मास तो चेंज नहीं हुआ बट यहाँ पर क्या उसका वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है
सो नाउ यहां पर सोचो जो मोमेंटम होगा, यहां पर जो मोमेंटम है इसको बोलते हैं पी आई। आई मतलब इनिशियल, इसको मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। सो इसका मोमेंटम क्या होगा एम यू, और यहां पर मोमेंटम क्या होगा एम वी। क्या यहां पर जो मोमेंटम यू है यहां पर मोमेंटम वी है, तो इन दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ या नहीं? मोमेंटम चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? तो वो हम लिखते हैं ऐसे डेल पी इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू लिखते हैं, ये लिख लो, चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, दैट इज फाइनल मोमेंटम कितना है एम वी, ये देखो फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू। सो यहां पर कॉमन लेंगे, क्या यहां पर देखो मास चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब मतलब आपका मतलब जो मास है सोचो, मास तो नहीं होता, वेट होता है लोगों का, फिर भी मास सोचो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज का सोचो, ये इसका मास सोचो 100 ग्राम है, ये यहां से यहां तक जाने के बाद इसका सोचो 50 ग्राम हो गया, मतलब मास चेंज नहीं हुआ। अगर ये एक्सीडेंट नहीं होगा तो सोचो ये टूट गया यहाँ पर, तो मास तो चेंज होगा, बट नहीं टूटा नहीं है, सो दैट टाइम मास विल बी रिमेन सेम दैट टाइम। सो यहाँ पर देखो मास सेम है, सो हम इसको ऐसे कॉमन ले सकते हैं माइनस वी माइनस एम। सो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल पी, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चेंजिंग मोमेंटम मतलब मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ভরবেগের পরিবর্তন, বুঝছা না डेल पी। सो ये लिख लेना। ओके नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला, न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला सर, तो लिखो पहले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन सेकेंड ने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to its applied force। okay, सो इसको क्या बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स। मतलब हम पढ़ेंगे, पहले लिख लो इसको। अभी एक बात बताओ, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है जो चीज टाइम के साथ, रेट समहाउ रिलेटेड टू टाइम। देखना आप लोग को जो पेट्रोल पंप होता है ना, पेट्रोल पंप पे वो लिखा हुआ रहता है रेट। ओके, मतलब टाइम के साथ उसका वैल्यू बढ़ भी सकता है, मतलब होता है ना कि देखना हर दिन आपको लोगों का पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या नहीं। सो वो रेट होता है, जो प्राइस टाइम के साथ बढ़ सकता है या कम सकता है उसको हम रेट बोलते हैं। ओके, कभी बिस्कुट के पीछे रेट नहीं लिखा रहता है क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, सो बट डीजल और क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल, ये सब चेंज होता है, उसके लिए वो रेट बोलता है। जो चीज एनी पैरामीटर, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी पैरामीटर व्हिच चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड इज सेड टू बी रेट, उसको मतलब रेट के साथ उसका लिखते हैं हम। ओके, नाउ ये लिख लिया। ओके, अच्छा यहाँ पर एक वार्ड यूज किया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। অসমীয়া তোমালোকে পঢ়িছা সমানুপাতিক, বুঝছা নাই? এতিয়া डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक तुम्हारे पास एक रबर है, रबर जितना खींचोगे तुम उतना ही बड़ा होगा। তোমাৰ ওচৰত এটা ৰবাৰ আছে, ৰবাৰটো তুমি কেনেকৈ যিমান ইয়াক ফোর্সটো দিবা মানে কৈ টানিবা সিমান সেইটো ডাঙৰ হয় নাই। দ্যাট মিন্স the force is directly proportional to the length, increasing length, कितना length, जितना फोर्स दोगे उतना length बढ़ेगा। इसको ऐसे एक सिंबल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके,
मतलब यहां पर बोला देखो आप लोग लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम हम ऐसे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, हम डेल पी लिखा है थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है। रेट मतलब टाइम के साथ चेंज होता है, दैट इज डेल टी। डेल का मतलब होता है चेंज, और स्मॉल चेंज, डेल का मतलब ना इतना बड़ा चेंज नहीं होता है, वेरी स्मॉल चेंज होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब टाइम के साथ चेंज क्या हुआ, मोमेंटम कितना होगा, जितना आप फोर्स दोगे, अप्लाइड फोर्स, अप्लाई मतलब बाहर से जो अप्लाई करते हैं। इसका मतलब एक चीज के ऊपर सोचो, ये इसका मास तो m है, इसका इनिशियल वेलोसिटी सोचो, इसका वेलोसिटी जितना मैं फोर्स दूंगा उतना देखना इसका मोमेंटम चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यस और नॉट। मोमेंटम क्या होता है, m भी, मतलब मास तो सेम है बट क्या चेंज हो सकता है, वेलोसिटी। तो देखो मैं फोर्स ज्यादा दे रहा हूं तो वेलोसिटी भी ज्यादा बढ़ रहा है, देखो तो, यस और नॉट। ये देखो अभी फोर्स ज्यादा दे, सो इसको ही बोला, इसको तो नॉर्मली आप गाड़ी का एक्सीलरेटर जितना बढ़ाओगे उतना स्पीड में जाता है या नहीं, सो दैट इज द थिंग। ओके, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ जा रहा है तो मतलब आपका इंजन फोर्स ज्यादा दे रहा है तो गाड़ी स्पीड में जा रहा है, तो दैट इज तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना फोर्स दोगे उतना उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, दैट इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, ना आप अगर इसको आप उठाओगे, इसको उठाओगे तो क्या बढ़ता है, एक कांस्टेंट बैठता है, कांस्टेंट অসমীয়া ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয়। जब भी हम ऐसा प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो एक क्या बढ़ता है, सो दैट इज कांस्टेंट कॉल्ड के, डेल पी बाई डेल टी, ये लिख लो, सोचे वन क्वेश्चन where k is called proportionality constant. Okay, now ये लिख लिया। नाउ फॉर आवर कॉन्वीनियंस यहां पर हमने k इक्वल टू हम 1 लिखते हैं, k इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन 1 implies f इक्वल टू डेल p बाई डेल t। इसके बाद ये लिखना है, मतलब k इक्वल टू हमने कितना बैठा, ये एक मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको k इक्वल टू 1 बैठा सकते हैं हम। ओके, सो दैट इज डेल p बाई डेल t। नाउ आप लोगों को ऑलरेडी मोशन इन स्टेट लाइन सर ने पढ़ाया क्या है कि अगर हमने ऐसा अगर चेंज इन मोमेंटम होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इफ लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल पी बाई डेल टी, इसको बोलते हैं टेंस टू, आप लोगों को मैथ्स में है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मतलब ये जो डेल टी है ना ये जीरो नहीं है, मतलब जीरो होगा तो ये तो पूरा समथिंग बाई जीरो, यू नो क्या होता है, इंफिनिटी होता है, बट ये जीरो नहीं होता है, बट एग्जैक्टली जीरो के मतलब 0.09999 मतलब जीरो के पास ही है बहुत सारे वैल्यू। सो इसका मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि डेल टी बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा नहीं है। सो अगर ऐसे लिमिट लिखते हैं ना उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं dp बाई dt, dp बाई dt। आप ये अच्छी तरह से लिखो, f इक्वल टू dp बाई dt लिख सकते हैं, लिख लो। ओके, नाउ इसके बाद हम लिखेंगे वी नो वी हैव f इक्वल टू dp बाई dt, हमें और पता है वी नो p इक्वल टू mv, p इक्वल टू mv, इफ आई पुट dt mv, अगर हम सोचते हैं इफ वी कंसीडर कि मास, सोचो इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास कोई बॉडी का कांस्टेंट